हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 के लिए एमसीक्यू बूस्टर सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इंडिया से। ये एमसीक्यूज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन यूके एज ए नेशनल प्रोग्राम इन विच ईयर। तो आपको बताना है सिटीजन चार्टर को कब पहली बार आर्टिकुलेट और इम्प्लीमेंट किया गया था यूके में एज ए नेशनल प्रोग्राम के रूप में। आपके ऑप्शन है 1989, 1991, 1993 या 1998। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 1991 में पहली बार आर्टिकुलेट और इम्प्लीमेंट किया गया था सिटीजन चार्टर को एज ए नेशनल प्रोग्राम के रूप में यूके में। ठीक, इसको सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, साथ साथ इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द बिलो, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड। यहाँ पर कुछ आपको कमेटी या कमीशंस के बारे में दिया गया है, आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जिस ऑर्डर में ये फॉर्म होती है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ, ये कब फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है आपकी 1971-72 के आसपास। ठीक, गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये 1919 में फॉर्म होती है। तारकुंडे कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये फॉर्म होती है 1975 में। इलेक्शन कमीशन कंपेन अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये लॉन्च किया जाता है 1993 में। तो इसको इसको बोहरा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका ए आएगा, ए सी बी डी यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ 1971-72 में बनता है। तारकुंडे कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1975 में बनता है। गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 में जो तो गठित की जाता है। और इलेक्शंस कमीशन कंपेन अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 1993 में, जिसको वोहरा कमेटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कब इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 28 सितंबर को ये यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन एक्सेस ऑफ टू इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है। इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वाज लॉन्च। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस ईयर्स में लॉन्च हुई थी? 2012, 2013, 2014 या 2015। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये इम्प्लीमेंट किया गया था 2015 में। इसको लॉन्च किया गया है 22 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज कम्प्रिहेंसिव वेबसाइट ऑफ द सिटीजन चार्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से बताना है सिटीजन चार्टर के लिए कौन सी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी कि www.goicharters.nic.in। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर याद रखिए कौन सी वेबसाइट है, www.goi यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से याद कर सकते हैं, charters.nic.in। इसको लॉन्च किया गया था 31 मई 2002 में। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ लेजिस्लेटिव एक्ट दिए गए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आता है? 2005 में आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 में आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की बात की जाए तो ये 2013 में आता है। यहाँ पर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका सी आएगा, फिर उसके बाद
सॉरी, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी, यानी सेकंड नंबर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 में दिसंबर में पास होता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो 2019 में आता है, अगस्त 19 2019 में, ठीक है। Which of the following laws rules are restricting the disclosure of the official information to the public pupil? तो यहाँ बताना है इनमें से कौन से लॉ या रूल्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से। आपके ऑप्शन हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, फिफ्थ पे कमीशंस। तो यहाँ पर ए बी और सी यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 का था, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो 1952 का था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में आता है, ये सभी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको डिस्क्लोज करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। फिफ्थ पे कमीशंस में इसका इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ऐसे कुछ लॉ हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से। वो कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1954, सेंटर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1955, और रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following commissions committees recommend for the establishment of the लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर फर्स्ट टाइम। तो लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करने के लिए बनाने के लिए पहली बार किस कमेटी या कमीशंस के द्वारा रिकमेंडेशंस किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस, संथानम कमेटी, एडी गौरवाला कमेटी, या सेकंड पे कमीशंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको फर्स्ट एआरसी भी कहा जाता है, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था लोकायुक्त और लोकपाल को एटेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में ये रिकमेंड करती है। जो फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, वो 1968 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 10 बार 10 ऑफिशियल अटेम्प्ट किए गए इसको पास करने के लिए, लेकिन 1968 से लेकिन 2011 तक, लेकिन ये फाइनली जो पास हुआ है वो 2013 में पास हुआ है। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल जो 2011 का था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड द पंचायती राज प्रोविजंस टू द शेड्यूल एरिया। तो आपको बताना है इनमें से किस ईयर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज को एक्सटेंड करने के लिए शेड्यूल एरियाज में। तो 1996 का जो एक्ट आया था जिसको पेशा एक्ट भी कहा जाता है वो था। तो किस ईयर था अमेंडमेंट किया गया था 1996 को, ठीक ना। तो किन कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज थे जहां पर इसको एक्ट किया जाना था। इसको ये एक्ट आता है 24 दिसंबर 1996 से इफेक्ट में आता है। और कौन कौन से ट्राइबल एरियाज थे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो ट्राइबल एरियाज थे उनके लिए ये एक्ट लॉन्च किया गया था या लाया गया था, ठीक है। Who among the following contributed to the framing of the नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इनमें से कौन जो है तो कंट्रीब्यूट करता है या उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। आपके ऑप्शन है जीन ड्रेजे, अरुणा राय, मेधा पाटकर या बाबा आमटे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि जीन ड्रेजे, ठीक है। जीन ड्रेजे एक इंडियन बेल्जियन इकोनॉमिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे जो जाने जाते हैं अपने वर्क, पॉवर्टी, हंगर एंड सोशल इनइक्वालिटी में काम करने के लिए इंडिया में। इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किया था डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए वेरियस सोशल जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं इंडिया में उनको, जिसमें इंक्लूड है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको नरेगा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ स्वच्छ सर्वेक्षण। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्वच्छ सर्वेक्षण से एसोसिएट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो काम करती है स्वच्छ सर्वेक्षण करने के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है ये एक लिस्ट है जिसमें इंडियाज के क्लीनेस्ट सिटीज को रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट कब होता है याद रखिएगा 2016 में। इसका एम था इनकरेज करना अर्बन जो सैनिटेशन है उसको। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा ये लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस एंड सैनिटेशन सर्वे है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग सोशल ऑडिट लॉ। तो सोशल ऑडिट लॉ पहली बार किस स्टेट्स के द्वारा लाया जाता है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मेघालय। मेघालय फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो ऑपरेशनलाइज करता है मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सर्विस सोशल ऑडिट एक्ट 2017 में ये लॉ बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से अरेंज द फॉलोइंग एंटी करप्शन मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ एंटी करप्शन मेजर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपको बताना है वो किस ऑर्डर में उसको लाया जाता है। रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन जो है इसका रेटिफिकेशन कब होता है? 2011 में होता है। इसमें साइन कब किया जाता है? तो याद रखिएगा 2005 में। तो रेटिफिकेशन पूछा है 2011 होगा। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट ये कब आता है? ये 2015 में आता है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आता है? 2002 में आता है। द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कब आता है? 1988 में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले डी सी ए बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है 1988 में। इसमें अमेंडमेंट कब किया जाता है? 2016 में, ये भी याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आता है ये 2002 में आता है और इसको इफेक्ट में कब आता है? 1 जुलाई 2005 में आता है। इसी प्रकार रेटिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है इंडिया इसमें साइन करता है 9 दिसंबर 2005 में और रेटिफाइड किया जाता है 9 मई 2011 को। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन टैक्स एक्ट जो आता है ये इनेक्ट होता है मई 26 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट इन 2019। तो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है 2019 में, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। फ्रॉम ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years नाउ कमीशंस होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। जो कमिश्नर होंगे वो गवर्नमेंट के प्लेजर्स पर ही ऑफिस होल्ड करेंगे। जो फिक्स्ड 5 ईयर का टेन्योर है उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये बात सही है 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा। नाउ देयर कैन बी मोर देन 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो अब 2019 अमेंडमेंट के बाद 10 से ज्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, ये बात गलत है। कैन नॉट बी मोर देन 10 इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। नाउ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ कमिश्नर आर आल्सो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस जो होंगे कमिश्नर को वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, तो ये करेक्ट है। ठीक ना। Now the age of retirement of the chief information commissioner will be 62 years। तो जो रिटायरमेंट एज दी गई है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो 65 ईयर की गई है, ना कि 62 ईयर्स। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी केवल जो है तो करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा साइलेंट फीचर्स नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। प्रेग्नेंट वुमेन विल बी इंटाइटल टू मील्स। तो ये एक फीचर्स है कि प्रेग्नेंट वुमेन को मील जो अनाज है वो दिया जाएगा। एल्डेस्ट वुमेन्स ऑफ द हाउस होल्ड टू बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड। जो एल्डेस्ट वुमेन होंगी उसको राशन कार्ड इशू किया जाएगा, ये भी सही है। प्रेग्नेंट
वुमेन्स विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑफ नॉट लेस देन 6,000, ये भी प्रोविजंस किया गया है। प्रेग्नेंट वुमेन्स विल बी इंटाइटल्ड फॉर फ्री चेकअप एट आंगनवाड़ी, ये प्रोविजंस उसमें नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा फीचर्स नहीं है यहाँ पर। तो कौन कौन से फीचर्स है ये आप लोग देख सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। दर्पण, प्रगति, सागर या जीवन प्रमाण। तो इनमें से दर्पण, प्रगति और जीवन प्रमाण ये सभी ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सागर ये प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। सागर क्या है? सागर एक साइंस एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ आर्कटिक रीजन, ये ई गवर्नेंस प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट है जो फोकस करता है इंडिया के साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आर्कटिक रीजन्स में। बाकी अदर जो है जैसे कि दर्पण यानी कि डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस, और जीवन प्रमाण ये सभी डिजिटल जो तो आपके ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस रिपोर्ट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस की रिपोर्ट्स दी गई है, आपको इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। याद रखिएगा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स कमीशंस है उसने 15 रिपोर्ट्स सबमिट की थी, तो किस ऑर्डर में सबमिट की थी वो आपको बताना है। तो एथिक्स इन गवर्नेंस ये 4th रिपोर्ट थी, ठीक। पब्लिक ऑर्डर उनकी 5th रिपोर्ट थी, लोकल गवर्नेंस 6th रिपोर्ट थी, और क्राइसिस मैनेजमेंट जो था ये 3rd रिपोर्ट थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा क्राइसिस मैनेजमेंट आएगा, फिर ए बी और सी आएगा, यानी कि डी ए बी सी, यानी कि 4th नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। सिक्वेंशियल ऑर्डर जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिपोर्ट्स हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे वो इस तरह से है, क्राइसिस मैनेजमेंट, फिर इथिक्स इन गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर और लोकल गवर्नेंस। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कब बनता है? 31 अगस्त 2005 में बनता है। इसके चेयरमैन रहते हैं श्री वीरप्पा मोइली। इसका एम जो होता है वो अचीव करना होता है प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री टू ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसकी 15 टोटल रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स है याद रखिएगा। पहली रिपोर्ट आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। फिर आता है अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, इंटाइटलमेंट एंड गवर्नेंस, अ केस स्टडी। उसके बाद जो ऑप्शन में पूछा दिया गया था क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी 3rd रिपोर्ट थी फ्रॉम डिसअपियर टू होप। इथिक्स इन गवर्नेंस है। उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स है, ये आप सब देख सकते हैं और पीडीएफ में भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं जब पीडीएफ आपको मिलेगी। यानी कि 5th रिपोर्ट कौन सी? पब्लिक ऑर्डर थी। 6th रिपोर्ट लोकल गवर्नेंस थी। 7th रिपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थी। 8th रिपोर्ट कंपैटिंग टेररिज्म है। 9 रिपोर्ट सोशल कैपिटल ए शेयर्ड डेस्टिनी है। रिफर्बिशिंग फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलिंग ए न्यू हाइट्स 10th रिपोर्ट है। 11th रिपोर्ट है प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे टू फॉरवर्ड। 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। 13th रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आती है स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स, और फिर लास्ट में जो रिपोर्ट आती है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ एक्ट्स लाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, किस क्रम में वो एक्ट आए हैं या इंप्लीमेंट हुए हैं। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट कब आता है? 2013 में आता है। द विसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आता है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में आता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आता है। और द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स एक्ट कब आता है? 1964 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा सी नंबर, यानी राइट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उसके बाद ई आएगा, सी ई, फिर डी आएगा, सी ई डी,
फिर ए और बी, यानी कि थर्ड नंबर जो सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक ना। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 1964, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन इन पार्लियामेंट इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है पहली बार। तो ऑप्शन है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, अशोक कुमार सेन, शांति भूषण या अरुणा राय। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक कुमार सेन के द्वारा, ठीक ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट बाय द देन लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन इन अर्ली 1960s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवांसेस। तो इनमें से कौन सा रेड्रेसल मैकेनिज्म है ग्रीवांसेस का। ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या राइट टू एजुकेशन। तो इसमें रिट्रेसल मैकेनिज्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में एक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 का इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया जाता है, याद रखिएगा 9 अगस्त 2019 को पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। तो इनमें से कौन फर्स्ट चेयरमैन थे नीति आयोग इन इंडिया के। आपके ऑप्शन है अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है तो फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ ट्रू अबाउट भागीदारी अप्रोच टू डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है भागीदारी अप्रोच टू डेवलपमेंट के बारे में। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। ये सिमिलर है ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये बात करेक्ट नहीं है। इट इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये भी सही है। इट इम्प्लीमेंटेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इंप्लीमेंट किया जाना इसका एम था, ये भी सही है। यहाँ पर करेक्ट कौन सा नहीं है, तो करेक्ट सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दिल्ली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है भागीदारी प्रोग्राम लेट 1919 या अर्ली 2000s में, जो प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को, ठीक ना। ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं सिटीजन्स के साथ, सिटीजन और गवर्नमेंट्स के बीच, ताकि इनकरेज किया जाए ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और शेयर्ड गवर्नेंस को। ये इंस्पायर था गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, सेल्फ गवर्नेंस या डिसेंट्रलाइजेशन था, उससे इंस्पायर था। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली की थी श्रीमती शीला दीक्षित के द्वारा, जो स्टार्ट करती है भागीदारी प्रोसेस को एज इंटरेक्शंस, डायलॉग, कंसल्टेशन एंड पार्टनरशिप विद सिटीजन्स ग्रुप टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सिविक लाइफ इन दिल्ली। तो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं भागीदारी के, इसमें है पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, सिटीजन्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट एंड सिविक सर्विस एजेंसीज विच इम्पैक्ट सिटीजन्स लाइफ मोस्ट डे टू डे ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी है, एक लिस्ट में आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, सेकंड लिस्ट में उसके बारे में दिया गया है, आपको करेक्टली मैच कराना है। ई गवर्नेंस 2019 में आता है, पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया जाता है, रेड्रेसल ऑफ गवर्नेंस ग्रीवांसेस को ओम्बड्समैन के रूप में जाना जाता है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आता है, 2009 में आता है। ई गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, यानी सेकंड से मैच करेगा, तो ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ई गवर्नेंस जो रिलेटेड है वो NEGP यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान से रिलेटेड है, पंचायती राज रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस जो रिलेटेड है ये ओम्बड्समैन से है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आता है, 2009 में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, which of the following provisions are common compulsory provisions of the 73rd and 74th constitutional amendment act in India। तो 73rd 74th constitutional amendment act के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉमन और कंपलसरी प्रोविजंस है दोनों एक्ट का।
5 ईयरली इलेक्शंस की बात की गई है, दोनों में सही है। रिजर्वेशंस फॉर बैकग्राउंड क्लासेस की बात दोनों में नहीं की गई है। रिजर्व ना, तो ये कंपल्सरी प्रोविजन ही है किसी एक्ट का। रिजर्वेशंस ऑफ फॉर वुमेन्स दोनों में कॉमन है और कंपल्सरी प्रोविजंस है। नगर पंचायत दोनों का कॉमन प्रोविजंस नहीं है, बल्कि ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो है तो प्रोविजंस है नगर पंचायत। 73rd अमेंडमेंट में ये नहीं आता। यहाँ पर जो कॉमन और कंपल्सरी प्रोविजंस है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, वो है ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयरली जो इलेक्शंस है दोनों के कॉमन और कंपल्सरी प्रोविजंस है। रिजर्वेशन फॉर बैकग्राउंड का कोई कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है किसी अमेंडमेंट में। रिजर्वेशन फॉर वुमेन कंपल्सरी प्रोविजन है दोनों अमेंडमेंट में। नगर पंचायत 74th अमेंडमेंट का एक्ट है। तो कंपल्सरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो 3 टीयर सिस्टम्स की बात की गई है, पंचायत, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। इलेक्शंस की बात की गई है कि 5 ईयर में होगा। रिजर्वेशंस ऑफ द सीट की बात की है एससी और एसटी के लिए। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट की बात की गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशंस दोनों में है, फाइनेंस कमीशन है, पावर एंड फंक्शंस, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। वॉलंटरी प्रोविजंस कौन कौन से, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो उसको आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सके। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आपको वहां डेली एमसीक्यूज पोस्ट किए जाते हैं, उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।